संयोजक उत्तर प्रदेश, मैं संजय कुमार। सरकार ये जो 3 बिल लाई है, इनको सीधी भाषा में कहें तो जमाखोरी संवर्धन कानून, मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून और किसान को पूंजीपतियों के हाथ बंधक बनाओ, ये तीनों कानून परोक्ष रूप से यही काम कर रहे हैं। सरकार उसके लिए नाम दूसरे दे रही है, लेकिन उसकी मंशा जो है वो यही है कि मंडी टूट जाए, एमएसपी छूट जाए और जमाखोरी करने वालों को सरकारी संरक्षण मिल जाए और जो किसान हैं वो बंधुआ मजदूर बन जाएं। यही है सरकार की मंशा, इस कानून से एकदम स्पष्ट है। और हम ये मानते हैं कि इससे दशा तो नहीं सुधरेगी, लेकिन छोटी जोत वाले किसान लालच में पड़ करके अपनी ज़मीन जरूर गंवा देंगे, क्योंकि इनकी टर्म कंडीशंस और गुण विशिष्टतियाँ इतनी जटिल होती हैं कि अगर मार्केट का रेट महंगा हो जाएगा तब तो ये जरूर संविदा की खेती का उत्पाद खरीद लेंगे, लेकिन मार्केट का रेट अगर सस्ता हो जाएगा तो ये कोई न कोई बहाना बना करके किसान का माल नहीं खरीदेंगे और उसके ऊपर जुर्माना अलग से लगा देंगे कि साहब आपने हमारे बताए हुए अनुसार खेती नहीं करी, इसलिए हमको जो गुणवत्ता का अनाज चाहिए था वो आप नहीं दे पाए और हमको इसमें नुकसान हुआ। तीसरा जो इन्होंने अध्यादेश जमाखोरों के लिए किया है, मैं उसको जमाखोर शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि प्रतिवर्ष हम लोग देखते हैं प्याज और दालों के दाम के बारे में कि जब तक वो किसान के घर में रहता है तब तक बहुत सस्ता रहता है, लेकिन किसान के हाथ से जैसे ही व्यापारी के स्टॉक में पहुंचता है, व्यापारी उसके रेट से अपने आप खेलना शुरू कर देता है। वही दाल जो किसान के यहाँ से बिकती है 40 रुपये में, जब व्यापारी उसको स्टॉक कर लेता है तब वो 100 रुपये के ऊपर छलांग मारना शुरू करती है। सरकार अभी तक जमाखोरी अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करके जमाखोरों पर नकेल डालती थी, उनके ऊपर छापेमारी करती थी, उनके द्वारा अनधिकृत स्टॉक को बाहर ला करके मार्केट के रेट डाउन करती थी। अब जब स्टॉक सीमा ही हटा दी गई है तो ये एक आशंका होना स्वाभाविक है और इससे आम पब्लिक को, उपभोक्ता को बहुत बड़ी हानि होने वाली है कि वो मूल्य नियंत्रण कैसे करेगी सरकार, इसका कोई फार्मूला भी अभी तक सरकार ने नहीं बताया है। तो मेरा संगठन ये मानता है कि ये तीनों अध्यादेश, चाहे वो एपीएमसी के विषय में हो, चाहे वो संविदा खेती के विषय में हो, चाहे वो स्टॉक लिमिट के विषय में हो, ये तीनों अध्यादेश मंडी विभाग के लिए, किसानों के लिए और मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए, इन सब के लिए हानिकारक हैं। इससे केवल कारपोरेट घराने लाभान्वित होंगे, ना इससे किसान का भला होने वाला है, ना मंडी विभाग का भला होने वाला है और ना ही किसानों का भला होने वाला है। पता चला है कि मंडी पिछले 17-18 साल से किसान संघर्ष में काम कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं जय किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश का प्रदेश संयोजक हूँ। दरअसल ये जो बैठक आपने बुलाई है, ये अपनी पीड़ा शेयर करने के लिए 2 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर जो हमने नोटिस किए, और ये प्रश्न लगभग हर जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के मस्तिष्क में है। देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? और अभी भाई साहब का एक क्वेश्चन था मंडी निर्माण शाखा। देखिए, ये जो अभी आपके सामने 3 बिल आए हैं, एक कृषक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में 6 आवश्यक वस्तुओं की इन्होंने लिमिट खत्म कर दी है कि आप इतना लिमिट स्टोर कर सकते हैं, जितना चाहें आप स्टोर करें। तो इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे ज़िले में कोई 10, 20, 50 टन, 100 टन का व्यापारी लिमिट करने की औकात रखता है, कहीं होगा तो 1000 टन। लेकिन लाख मीट्रिक टन किसकी औकात है स्टोर करने की? वो देश के चंद उद्योगपति। ये दोनों बातें आपस में कनेक्टेड हैं। देश को कहां ले जाना चाहते हैं? मित्रों, जब से हमारे देश में 1951 से चुनाव की प्रक्रियाएं चली तो कुछ दिन हम भूख से लड़ते रहे। 1962 का युद्ध लड़ने के बाद भारत में उस समय भोजन का संकट था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया कि हम एक समय भूखे रहेंगे और देश विदेश का गेहूं और अनाज पर निर्भर नहीं होंगे।
हम ये स्थितियां नहीं देश की। उसके बाद हमारे देश में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में ऊसर सुधार, भूमि सुधार, फर्टिलाइजर, तमाम किसानों की उन्नति के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं की। और जब हम 33 करोड़ लोगों के लिए खाना नहीं पैदा कर पा रहे थे, अनाज नहीं पैदा कर पा रहे थे, आज हमारे पास 130 करोड़ जनसंख्या के लिए सरप्लस अनाज है। हमारे गोदाम भंडार भरे हुए हैं। ये सरकार का सहयोग था और किसानों की मेहनत थी। लेकिन पिछले 30 सालों में 1990 से लेकर और 2020 तक जरूरत थी किसानों के सशक्तिकरण की। तो हमारे यहाँ तमाम कानून बने, स्वामीनाथन आयोग बना, CACP आया, MSP था, APMC था। भारत में 4200 मंडियों की स्थापना की जरूरत थी, लेकिन 2020 तक भारत सरकार मात्र 7000 मंडियों को स्थापित कर पाई। CACP हमारे यहाँ एक मूल्य निर्धारण आयोग है राष्ट्रीय, जो तय करता है कि किस जींस की कितनी कीमत है। 30 साल से किसानों का संघर्ष, जिनको हम कहते हैं टिकैत साहब, जो स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी लिखा पढ़ी में, अपने शोध के बाद, तमाम एक्सपर्ट्स की राय के बाद, तमाम किसानों की राय के बाद, वही साधारण भाषा में टिकैत जी कहते थे कि जब तक किसान को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, विकास नहीं करेगा। स्वामीनाथन आयोग ने फसल के दाम तय करने के 3 पैमाने दिए। नंबर 1 A2 जो हमारे बाबा करते थे, बीज बुआए, लेबर कहीं जानी नहीं है, काम कोई है नहीं, खेत में काम करना है, साथ में निराई गुड़ाई गांव का मजदूर मिल के कर देगा, और जब फसल कटेगी तो उसमें मजदूरी नहीं दी जाएगी, मजदूर को उसको हिस्सा दिया जाएगा। जो पहले 12 टुकनी हमारे यहाँ नापते थे, उसके बाद 1 टुकनी मजदूर को, और किसान कोशिश करता था कि मजदूर को यहाँ तक से हम दे दें 2 अंजुरी। अंजुरी इतनी बड़ी नहीं होती थी, अंजुरी इतनी बड़ी थी। लेकिन जब ये व्यापारिक सिस्टम आया 1989 के बाद से, हार्वेस्टर आए, फलाना आया, धमाका आया, तो हमने उसका पारिश्रमिक जोड़ने की कोशिश की। ये केवल काटता है मजदूर, और काटने के बाद इसको जो है हार्वेस्टर में तो 1000 लगेगा, और हम गेहूं देंगे तो 1600 पर जाएगा, 1800 पर जाएगा, 1500 पर जाएगा। तो इस तरीके से आर्थिक युग में किसान और कृषक मजदूर के अंदर एक विरोध पैदा। और आपको मूल्य क्यों नहीं दिया? आपको किसान को मूल्य क्यों नहीं दिया? किसान को मूल्य इसलिए नहीं दिया कि ये जो तमाम फैक्ट्रियां हैं, बंगाल में जो कारखाना लगा, जो सूरत में कारखाना लगा, जो दिल्ली में कारखाना लगा, जो सरकार ने 500 SEZ परियोजनाओं में किसानों की जमीनों को अधिग्रहित किया, उनको भूमिहीन किया, उन पे जो फैक्ट्रियां खड़ी होंगी उद्योगपतियों की, उन पर सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे? मैं आपको एक आर्टिकल बताता हूं। जब भारत सरकार 2014 में बनी भारतीय जनता पार्टी, तो इनके आर्थिक सलाहकार मिस्टर अरविंद पनगड़िया का एक लेख जब आप पढ़ेंगे, पहला लेख भारत सरकार मई 2014 के बाद, उन्होंने लिखा कि 2022 तक भारत में जो विदेशी निवेश आएगा उसके लिए 30 करोड़ सस्ते श्रमिक की आवश्यकता है। आप समझिए दिशा क्या है सरकार की, इच्छा शक्ति क्या, तो लिख के दिया। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम तमाम हिंदू, मुसलमान, फलाना ढमाका गैर जरूरी मुद्दों में पड़े रहे, और हमने सरकार की बातों को गौर से, सरकार ने लिख के दिया कि हमको जो 2022 तक जो तमाम पूंजी निवेश विदेश का आना है भारत में, उसके लिए 30 करोड़ सस्ते लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। और ये सस्ते लेबर कहां से आएंगे? इसके लिए हमको कृषकों को उनकी खेती से विस्थापित करना पड़ेगा। इंटरनेट पे आप इसको पढ़ लीजिए। अब दूसरी बात, सरकार की नीतियों को हमको समझने की जरूरत है। कांग्रेस 2012 में समझ गई थी
कि 2014 में हम वापस नहीं आएंगे, इनकी इनकम्बेंसी बहुत है, उसने आगे आने वाली किसी भी सरकार की नाक में नकेल डालने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में संशोधन कर दिया। आपको याद होगा 2014 में सरकार बनने के बाद सबसे पहले इन्होंने उस भूमि अधिग्रहण अधिनियम पे अध्यादेश लाए और उसको खत्म करने के लिए बिल बनाने की कोशिश की, लेकिन सारे भारत में किसानों ने आंदोलन किया। हम लोग दिल्ली गए सारे, उस पर फिर इनकी हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की हुई। होता क्या है कि जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं होती, मिली जुली सरकारें होती हैं, तो उद्योगपति अपने लिए बामुश्किल नीतियां बनवा पाते हैं और वो चंदा दोनों पार्टी को देते हैं। 50 लाख अगर उन्होंने भाजपा को दिया तो 70 लाख कांग्रेस को दिया। आप 2015 के पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लेकिन 2012-13 के बाद जब संभावना हुई उद्यमियों को कि अब तो कांग्रेस नहीं रिपीट होगी, तो उन्होंने अपना पूरा शेयर भाजपा पे लगा दिया। तो जिसको आप प्रधान सेवक समझ रहे हो, जो प्रधान सेवक कह रहा है, आज भाजपा नहीं, भाजपा इज कैप्चर्ड बाय अडानी एंड अंबानी। भाजपा में और आरएसएस में पूरा शेयर लगा दिया है अडानी अंबानी ने। भारत सरकार अगर कोई सोच रहा है, भाजपा का समर्थक भी, कि वो भाजपा की सरकार है, तो भाई साहब चाल चरित्र और चेहरा, मेरी पहली राजनीतिक पार्टी भाजपा और आखिरी राजनीतिक पार्टी भाजपा। बहरहाल मैंने भाजपा में सदस्यता लेने के बाद 1980 जब आया हमारा समय, 18 साल के बाद, हमने किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता नहीं ली, तो वहां पर जो एक चाल चरित्र चेहरा था वो आज नहीं देखने को मिल रहा। आज जो आदमी सड़क पर गुंडाई कर सकता है वो विधायक बन सकता है। जो आदमी कानून के आगे पुलिस के ऊपर अपना काम दिखा सकता है, इंस्पेक्टर सुबोध कांत को मार सकता है, उसको सम्मान मिलेगा। तो संस्कृति बदल रही है। खैर ये विषय बात का है, यहाँ पर हम अपनी मूल बातों पर बात करेंगे। 3 विधेयक इन्होंने बनाए। देखिए किसान लड़ रहे थे, किसान इस समय लड़ रहे थे 2018 में संसद में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, वहां पर 250 किसान संगठन है। हमारा संगठन जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा, उन्होंने एक बिल दिया, प्राइवेट बिल दिया, सरकार से मांग की कर्जा मुक्ति ड्योढ़ा दाम। आप सब लोगों ने देखा होगा और सारी राजनीतिक पार्टियां उस मंच पे गई। ये था कि आपको बिल बनाने की फुर्सत नहीं तो हम बिल बना के दे दो, और हमने बिल बना के दिया और कहा कि इसको पास करिए, इसी से मेरा कल्याण है। जब आपकी एपीएमसी की लड़ाई, जब आपकी एमएसपी की लड़ाई सरकार ने जाना कि बहुत अच्छी हो रही है, तो आपकी लड़ाई से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने बाईपास कानून बना दिया। एक प्रश्न है कि मंडी परिषद की निर्माण शाखा कहाँ जाएगी? भाई साहब, मंडी परिषद की निर्माण शाखा को कहीं जाने की जरूरत नहीं। 7000 एपीएमसीओ को इन्हीं अडानी और अंबानी को लीज पे दे दिया जाएगा। ये अंडरस्टूड, इसको आप समझिए, हर बात लिख के नहीं कही जाएगी। आज भारत का किसान कह रहा है कि आप एमएसपी की गारंटी लिख के दे दो कि एमएसपी में खरीदेंगे। अरे भाई लिख के क्यों देते? ट्विटर पे तो लिख रहे हैं। आप समझो कि जिस चीज की गारंटी, जिस काम को हमको नहीं करना, लिख के क्यों दें? तो एमएसपी को लिख के भारत सरकार नहीं देगी, क्योंकि वो कह रही है कि आप अपना गल्ला भाई वहां क्यों लेके बंगलुरु क्यों नहीं ले जाते? वहां तो अच्छे भाव में चावल बिकेगा आपका। 2006 में एपीएमसी को खत्म कर दिया बिहार से, आप देख लीजिए। पंजाब का व्यापारी, हरियाणा का व्यापारी वहां से धान और गेहूं ले जाता है, इसलिए वहां 700 रुपए 800 रुपए में धान गेहूं मिलता है। आधे रेट से कम में चना मिलता है। मक्का कभी 600 रुपए से ज्यादा बिहार में बिकता नहीं। तो एपीएमसी उत्तर प्रदेश में भी खत्म हो जाएगी, मध्य प्रदेश में भी। आज पंजाब और हरियाणा में क्यों लड़ रहा है किसान, ये प्रश्न है। देखिए हमारा बहुत संघर्ष रहा, एपीएमसी में बहुत लड़ा। हमारे यहाँ एक सचिव थे, मैं उनके पीछे पड़ गया
और 3 साल संघर्ष किया। वो चोरी भी बहुत करते थे और अंत में उनको जाना पड़ा। 6 आर में 9 आर में, जो खैर वो अलग की बातें हैं। सरकार कहती है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। अरे भाई, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, इसीलिए तो सपा सरकार बदली गई, इसीलिए तो बसपा सरकार बदली गई। भाई सरकार का क्या काम है? सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है। सरकार का काम है जो लोग मंदिर बना रहे हैं उनको कोई अड़चन आ रही है, कोई गंडा बदमाश परेशान कर रहा है, तो सरकार उनकी सुरक्षा करे। मंदिर बनाने का काम हम बाबा लोगों का है, हम मठ मठाधीशों का है। सरकार का काम तो हमको सुरक्षा देना है ना। जनता मंदिर बना रही, सरकार सुरक्षा दे। सरकार का यही काम है कि उसके कर्मचारियों की सुख सुविधा में कोई कमी ना आवे और कर्मचारियों से जनता को कोई असुविधा ना हो। आपका कर्मचारी अगर गलत काम करे, अपराध करे, भ्रष्टाचार करे, टाइम से काम न करे, तो आप उसकी नकेल कसिए ना। ये थोड़े कि आप बेच लो। तो ये फेलियर है गवर्नमेंट की। दूसरा कानून इन्होंने बनाया, देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम से 6 चीजें उन्होंने खत्म कर दी। आज यही होता है। अभी देखिए, एमएसपी में काफी सुधार आ गया। 2 साल से 3 साल से हम लोग देख रहे थे, बहुत परिवर्तन आया था कि 1735 में गेहूं, 1925 में गेहूं बिका, और जैसे ही गेहूं की खरीद सरकारी खत्म हुई, खट से 2200 आ गया। आज की डेट में पिछले साल 2200 में गेहूं बिक रहा था। जैसे ही अध्यादेश हटा जून में, वैसे ही गेहूं का दाम डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया समझ लीजिए आप। सरकार का कंट्रोल खत्म। वो जब जरूरत होगी विदेश से आयात कर लेंगे, आपका सामान 3 महीने उनके पास रखा सबूत पैसा है। देखिए, हमने तमाम किसानों से पूछा, आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, किसान क्या करता है। किसान को एमएसपी बेचने में सरकारी केंद्रों पे असुविधा होती थी। खैर, हमने एक लड़ाई लड़ी 2017 में, और मई 2017 में एक कानून का इम्प्लीमेंट हुआ। सरकारी खरीद में लोग क्या करते थे, 6 बिस्वा आपका खेत है, आपकी जोत वहीं पे 150 कुंटल धान बिक गया, 200 कुंटल गेहूं बिक गया। मैंने अमेठी में इसकी R&D की। मैं 2012 से एमएसपी पे लड़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मुझे समझ में आया, जब डीएम से मिले तो कहा सब ऑनलाइन खरीदा जा रहा, सब लोगों के खेत में खाते में पैसा जा रहा। आप गलत बोल रहे हो। लेकिन उस अधिकारी, क्योंकि वो जान रहे ना पैसा वो मिलेगा। मैंने चीफ सेक्रेटरी को 2017 में चिट्ठी लिखी। मैंने कहा, देख लीजिए अमेठी में कितने किसान हैं जिनके पास गेहूं और धान उत्पादन करने की क्षमता 5 कुंटल नहीं 150 कुंटल इन्होंने कैसे पैदा कर लिया। वो फंस गई गाड़ी। हमने मंडी जायज में आंदोलन किया। किसान नेता, एक्टिविस्ट और पत्रकार योगेंद्र यादव को मैंने इनवाइट किया, वो आए। हमारे संगठन से हैं, हम उस संगठन से हैं। खैर, ये हुआ कि 22 मई के पहले आप लोगों को याद होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने वो संशोधन कर दिया और उसमें लिमिट फिक्स कर दी। उसी दिन हुआ है, मई 2017 में, कि अब किसानों की जोतबंदी के आधार पर और तहसील के रिकमेंडेशन के आधार पर ही खरीदा जाए। तो इस समय एमएसपी की लड़ाई बड़ी मजबूत हो गई। आपने कहा, भाई ओपन मार्केट कहीं ले जाके बेचो। किसानों की ये हाल है कि वो 10 किलोमीटर दूर अपना गल्ला नहीं ले जा सकते। 94% छोटे किसान हैं जिनको एमएसपी का लाभ नहीं मिलता, वो अपना खुदरा बेचते हैं। हमारे यहाँ 94% काश्तकार जो है वो छोटी जोत के हैं, उनके पास खाने के अलावा 2-4-6 कुंटल बचता है, तो 2-4-6 कुंटल वो ऐसे व्यापारियों को बेच देते हैं। कहते भाई आप ले जाओ, मेरे पास 10 कुंटल है, 20 कुंटल है, 50 कुंटल है। बड़े बड़े भी काश्तकार करते हैं कि आप मेरे घर से ले जाओ, जब रेट अच्छा आएगा तो हम पैसा देंगे। ये उनकी दोनों की अपनी अंडरस्टूड बात है, और उसमें कहीं कहीं धोखा होता है, बाकी बेईमान जगह तो सब जगह पहुंच जाते हैं। और किसान सहमत है, आप 10 साल से इस तरीके से काम कर रहे हैं। रायबरेली जिले में महाराजगंज मंडी है, वो काम नहीं करती है, लेकिन महाराजगंज मंडी के सराउंडिंग आने वाला जो भी एरिया है,
हमने 15-20 किलोमीटर देखा, पूरा पचरावा है, महाराजगंज है, हैदरगढ़ है, लोग इसी तरह अपना व्यापारियों को दे देते हैं, घर से हो जाता है। तो पहली बात, सरकार ये जो बोल रही है कि आप कहीं ले जाओ, इससे सिर्फ धोखेबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं। अब मंडी से आप व्यापारी को कैसे बाहर भगाओगे? उसके ऊपर 2.5% टैक्स लगेगा। बाहर नो टैक्स है, वो मंडी का व्यापारी जो 30 साल 40 साल पुश्तों से उस व्यापार को, आढ़त को कर रहा है, वो मजबूर हो जाएगा बाहर दुकान खोलने। मंडी खत्म हो जाएगी और ये मंडियां लीज पर जाएंगी। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन, कृषक सशक्ति, देखिए कितना बेहतरीन नाम, कितना सुंदर है। कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आपसे क्या होगा? देखिए, पल्स आई, पियरलेस आई, सहारा इंडिया आई, रोज वैली आई, 1000 से ज्यादा चिट फंड कंपनियां भारत में आई और उन्होंने अपने यहाँ जो कर्मचारी रखे उनको 2-4-10 हजार तनख्वाह दी और उसके बाद पैसा लाने पे कमीशन। उन्होंने क्या किया? आपने सब रिश्तेदारों को पैसा फंसवा दिया। ठीक है, जितने एजेंट रहे इसमें से शायद कोई फंसा नहीं होगा, तो उसका रिश्तेदार जरूर फंसा होगा और पैसा रिश्तेदार ही ले गया, इसलिए कि आप विश्वसनीय आदमी के विश्वास नहीं पैसा जमा करोगे। वो हमारे एक गांव का आदमी, हमारा एक रिश्तेदार उस मल्टीनेशनल कंपनी के यहाँ नौकरी करेगा, उसकी लखनऊ में ट्रेनिंग होगी और उसको 5 स्टार होटल में जब ट्रेनिंग करा के भेजेंगे तो वहां गांव में चकराया घूमेगा, कभी वो एयर कंडीशन में गया नहीं होगा, वो जन्नत से जाया होगा और वहां पूरे गांव को, हर रिश्तेदार को समझाएगा कि देख लो तुमको खेती करने में क्या है। और वो जड़ से ही किसानी में खेती आपकी एक बार बंधक हुई तो गई काम से। जो अभी भाई साहब ने बताया कि उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी वो आप लेंस लगा के भी नहीं पढ़ पाओगे, एक तो अंग्रेजी में लिखी होगी, अगर आपने कोशिश भी की तो उसके लिए लेंस लाना पड़ेगा और फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो 5,000 रुपए 10,000 रुपए वो तनख्वाह पाएगा और प्रति बीघे का 5,000 कमीशन पाएगा और वो पूरे गांव की खेती जो है नीलाम करा देगा। उसमें है क्या? बीज कंपनी देगी, खाद कंपनी देगी, फसल कंपनी के हिसाब से आपको बोना है, डायरेक्शन उसके हिसाब से चलना है। जब आपकी फसल पैदा होगी और 2 साल बाद हिसाब होगा तब पता चलेगा कि आपका खेत भी जा रहा है। तो साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, सरकार की नीयत ये है कि ये सरकार भारत की सरकार नहीं है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने 2015 में कहा था, मैं प्रधान सेवक हूं, तो वो प्रधान सेवक किसके हैं, इस देश को किसके लिए गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सर्वविदित है। अब वो नौटंकी के पर्दे में छेद हो गया है और पीछे का जो करेक्टर मुर्दा संग लगा के आता है, यहाँ पर नाचता है ना, वो सब दिखाई दे रहा है कि वो कौन गिरोह वहीं पीछे जो तो ये जो आप नौटंकी देख रहे हैं 2014 से, इसके पर्दे के पीछे अब आपको और हमको सबको दिखाई देना पड़ा है। अभी तक हमारी आंखों में धर्म का, जाति का, संप्रदाय का, कश्मीरी मारे जा रहे थे उनका, मुसलमान, देखो तो सीएए और एनआरसी पे मैं आपको बताऊं, हम लोग बड़े खुश हुआ करते थे कि चलो कुछ तो मुसलमान का मुहर फैलाव हो जाए। हम अपने मित्र मुसलमान मित्रों से कहते थे भाई फैलाव हो जाएगा, लेकिन बाद में समझ में आई कि जाएंगे कहाँ, इनको तो डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा जो आदमी नहीं आएंगे। कोई नहीं, हम समय की मर्यादा है। अगर आप चाहेंगे तो हम कुछ कृषि क्षेत्र में अपना अनुभव 2-4 मिनट का और शेयर करेंगे। चाय का समय है, चाय 5 मिनट का ब्रेक के बाद में चाय का समय है और नीति है कि एक एक करके मारो। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमारी जब लड़ाई होती है तो भारत सरकार जो होती है भाजपा से नहीं होती। हमारी जब लड़ाई होती है तो भारत सरकार से होती है, उत्तर प्रदेश सरकार से होती है, सपा और भाजपा और बसपा से नहीं होती। लेकिन ये लड़ाई हमको तुरंत डायरेक्ट ले आते हैं और अपने लड़ाई खड़ा कर देते हैं। भाई जनता है, इसी में लोगों ने भाजपा को वोट दिया, इसी में लोगों ने सपा को वोट दिया, इसी में लोगों ने बसपा को वोट दिया और जिसकी मेजोरिटी आई, जिसको बहुमत मिला वो सरकार बना ली, तो सरकार तो सबकी है।
अब किसी पार्टी के समर्थक की सरकार बन जाए तो कहते हो आप देश विरोधी हो, देशद्रोही हो, सरकार का विरोध करो। अरे भाई साहब, ये जिंदा नागरिक का कर्तव्य है, लाश छोड़े ये लोग। आप सोचते हो कि सारी लाश हो जाएं। तो मूल बात, चूंकि हम किसान संगठन के लोग हैं, किसान पर काम कर रहे हैं, उसी पर हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हम उसी पर शोध कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर इस देश में किसान रहेगा तो देश रहेगा, अन्यथा कुछ नहीं रहेगा। देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था ने किसान को खत्म कहां से किया। हम बस इतनी ही बात पर तो थोड़ा सा जो भी समय आप निर्धारित करें उसी में कंक्लूड कर देंगे। 2 मिनट से लेके 5 मिनट जो भी कहेंगे, इसलिए समय इंपॉर्टेंट है और जानकारी हमको और लेनी है यहाँ से। तो विषय यह है कि किसान रहेगा और खेती रहेगा तो देश रहेगा, अन्यथा नहीं। पूंजीवादी व्यवस्था ने किसान को खत्म कहां से किया? पहला जो जड़ पे कुल्हाड़ी मारी, आपको सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना से बाहर किया। जैसे इसका एक साधारण सा उदाहरण है, मैं रंगबाजी कर रहा हूं, सवेरे 7 बजे घर से निकला हूं पराठा सब्जी खा, और शाम को जाऊंगा तो फिर बना बनाया खाना खाऊंगा और लगा लगाया बिस्तर मिलेगा, सो जाऊंगा और एक शिकायत करूंगा। मेरे बच्चे को स्कूल भेजेगी मेरी बीवी, मेरे बच्चे का मेरा कपड़ा धोएगी मेरी बीवी, मेरे गाय को चारा देगी मेरी बीवी, रिश्तेदार आएगा तो इंतजाम करेगा मेरी बीवी। क्या? और जब सरकारी कागज आएगा और उसमें लिखा जाएगा कि आपकी वार्षिक आय कितनी? 0। वाई? आई एम गृहिणी। देखिए ना, आप किसकी बदौलत हो? आपकी 60,000 की तनख्वाह, आपकी 1.25 लाख की तनख्वाह, आपकी 30,000 की तनख्वाह, भैया की 16,000 की तनख्वाह, इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जिसकी बदौलत है उसको गणना से बाहर कर दो। देखिए, हम अपने घर से अपराध चालू करते हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए, मूल्यांकन नहीं हमारे पास। इसी तरह बड़े उद्योगपतियों ने, WTO ने, पूंजीपतियों ने किसान को गणना से बाहर किया। जब कोरोना चला, कितने दिन का लॉकडाउन था सर? मैं कुछ भूल रहा हूँ, 3 महीने से कम तो नहीं था। हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेट 3 महीने लॉकडाउन था। देश में कौन सी व्यवस्था चल रही? सारी अर्थव्यवस्था चौपट, सारे उद्योग धंधे चौपट, रेलगाड़ी बंद, पेट्रोल टंकी बंद, बनिया की दुकान बंद। सारे देश को खिलाने वाला उसकी जीडीपी में क्या करना है? तो सबसे पहले किसान को गणना से बाहर किया। तो आप गिनती में नहीं रहोगे, मरो। अब किसानों ने संघर्ष किया, हरित क्रांति के बाद बात वहीं पर आ जाती है वापस। भारत सरकार पर दबाव बना, उसने राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को उस राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ये हम सभी लोग जानते हैं। बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी परिश्रम के बाद, किसानों से राय मशविरा के बाद, अर्थशास्त्रियों से सलाह मशविरा के बाद, कृषि विशेषज्ञों से बात के बाद जो मोटी मोटा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको हम ऐसे समझते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, जो नरेगा आई ना, वो यही आई कि गांव में आदमी 100-150 दिन खेती का काम रहता है, बाकी दिन फ्री रहता है। तो लखनऊ में चला आता है, रिक्शा चलाता है, पल्लेदारी कहीं कर लेता है, दिल्ली भाग जाता है, मुंबई भाग जाता है, महीना 2 महीना काम करता है। अगर इसको गांव में रोजगार मिल जाए तो ये बाहर नहीं भागेगा। शहरों में जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, गांव से आदमी आके स्लम्स में रह रहा है, इसकी उस दुर्दशा से छुटकारा मिल जाएगा। और 2000 उन्होंने दिया, लेकिन यूपीए सरकार ने एक अच्छा काम किया कि उसने नरेगा लाया, उसके बाद उसको मनरेगा कर दिया। 2014 में सरकार आने के बाद उसको खत्म किया। देखिए, खत्म किया, किसान की आर्थिक शक्ति को कमजोर किया। तो कहीं नहीं मिला 10%, एलोकेशन ही नहीं दिया बजट में। दूसरा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो स्वामीनाथन आयोग, इस मनरेगा से जो काम होगा
वो क्या काम होगा? वृक्षारोपण का काम होगा, कृषि संवर्धन का काम होगा, भूमि सुधार का काम होगा, ये सब। उसके बाद वाटर रिस्ट्रक्चरिंग का, जो इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट फ्यूचर की हैं। तो मनरेगा में ये था कि इस मनरेगा से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हराम का पैसा नहीं देना पड़ेगा, और ये जो काम ठेकेदारी प्रथा कम, पीडब्ल्यूडी में मनरेगा से लोग जाएंगे, नहर की खुदाई में देखिए ये सब सरकार को करना था, लेकिन सरकार इन चीजों को नहीं करने में उसको मजा नहीं आता, इसलिए कि वोट में चंदा कौन देगा। जब तक उद्योगपति, व्यापारी, ठेकेदार, गुंडा सरकार के पास नहीं रहेंगे, उनकी आमदनी नहीं होगी, तो सरकार कैसे बनेगी, गुंडागर्दी कैसे होगी सरकार? ये सारी अवस्थाएं हैं। इसलिए जो किसानों और मजदूरों और समाज के लिए लाभकारी नीतियां हैं, उनको लागू करने की सरकार की दिलचस्पी नहीं होती। अब तीसरी बात आ जाइए आप, जो इम्पोर्टेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं एक इन्वर्टर की दुकान चलाता हूँ। मैं इन्वर्टर इससे पहले टेक्निकल आदमी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। अब हमने लोन लिया 5 लाख का, तो उसका 18% ब्याज, दुकान लिया उसका 1500 रुपए महीने का किराया, बिजली का कनेक्शन लिया उसका 1000 रुपए का बिल, फिर हम कंपोनेंट खरीद के लाए, लेबर रखा, हमने सब पैसे को जोड़ा, और सब पैसे को जोड़ने के बाद जब हमारा इन्वर्टर 2000 रुपए का तैयार हुआ, तो हम उस पर 1 साल की गारंटी देते हैं, और 10% हमने उस पर अपना रिस्क कवर जोड़ा कि 10% हमारा अगर रिप्लेसमेंट आएगा तो हम आपसे ही लेंगे, 10 उपभोक्ताओं से लेंगे, हम एक उपभोक्ता को गारंटी देंगे। और उसके बाद हमने जोड़ा कि हमको कार खरीदनी है, और ये अपना स्टेटस चेक किया और इस हिसाब से उसमें प्रॉफिट तय किया, और फिर हमने इन्वर्टर बेचा। इसलिए मैं मजा कर रहा हूँ, 5 लाख का लोन भी अदा कर दिया, 10 लाख की बिल्डिंग भी बनवा दी, और 20 लाख बेटे की पढ़ाई के लिए भी रिजर्व कर दिया। ये सब व्यवस्था है, और इसलिए मैं मजा कर रहा हूँ गाड़ी से घूम कर। किसान A2 जो हमारे बाप दादा खेती करते थे, बीजा बो आते थे, और उसके बाद जो मिलता था फायदा होता। फिर दूसरा फार्मूला है A2+FL। ये स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशन है, CSCB इसी के आधार पर रेट तय करती है। A2+FL जो हमने लागत लगाई, खाद लगाया, बीज लगाया, ट्रैक्टर की जुताई दी, डीजल की सिंचाई दी, ट्यूबवेल की सिंचाई दी, जो भी खर्चा हुआ, प्लस जो हमने उसमें घर की अपनी लेबर लगाई। आज जो सरकार हमको कहती है कि हमने 1.5 गुना दाम दे दिया, वो A2+FL पर दे रही है। इसलिए 1900, और एक बात और समझिए, 2015 से और 2022 तक सबसे कम गेहूं का MSP 2.6% 2020 में बढ़ा है, जिसका रोना रोने बहुत बढ़ा रहे हैं। इन्होंने 5.5%, 6% और 3.5% तक बढ़ाया है पिछले सालों में। 7% महंगाई, 2% बढ़ा रही है। जबकि खर्चा बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, खाद की कीमत बढ़ गई, कट्टा 5 किलो कम हो गया। तीसरा जो फार्मूला है, जो मैंने बताया, जो दुकान के लिए मेरे पास, जिसको औद्योगिकीकरण कहते हैं कृषि का टेक्निकल भाषा में, और सामान्य भाषा में जो हमारी लागत है, मैंने 5 लाख रुपए का 1 बीघा, 20 लाख रुपए का 1 बीघा खेत लिया। अगर 20 लाख रुपए हम बैंक में डालेंगे तो 2000 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही ना सर। फिक्स डिपॉजिट में अगर कर देंगे 1 साल का, तो 24,000 तो हमको ऐसे ही मिलना चाहिए। उसके बाद हमने उसमें जो लागत लगाई और प्रॉफिट, इस तरीके से अगर यही स्वामीनाथन आयोग में रिकमेंड किया था कि ये सुपर लाभांश दीजिए किसान को 50%। अगर आप लाभांश ना भी दो इस पर, और सिर्फ मूल्य ही दे दो, तब भी किसान की अवस्था सुधर जाएगी। 2014 में भारतीय जनता, ये लास्ट बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको किसान के दर्द को समझना पड़ेगा, और इस बात को समाज को समझाना पड़ेगा कि अगर किसान है तो आप हैं, इसलिए कि आपको रोटी वही देता है, भोजन हम उसी की बदौलत करते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा।
और उसमें A2, FL और A2 की बात नहीं थी। स्वामीनाथन आयोग ने यही स्पष्ट लिखा है C2, और C2 में A2 प्लस FL प्लस जमीन का उसका जो भी किराया बनता है, ये सारा कुछ वो औद्योगिक तुलना जिसको कहते हैं, व्यापारिक आकलन। 2015 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट गए। वहां पर भारत सरकार ने हलफनामा दिया, इससे सरकार को बहुत घाटा होगा। हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को देखिए कैसे झूठ बोलते हैं। 2017 में जो बजट आया तो कहीं हम नहीं दे पाएंगे। 2018 में अरुण जेटली ने कहा हमने दे तो दिया। अब आप देखते जाइए सरकार किस तरीके से। कल मैंने एक किसान से पूछा, भाई अमेठी में आप लोग प्रधानमंत्री कह तो रहे ट्विटर पे कि एमएसपी नहीं खत्म होगी। उसने कहा कि भैया लिख के दे दो, हम विश्वास नहीं करें, तुम तो रोज झूठ बोलते हो। अब इस देश के आदमी के अंदर ये मनोभूमि तैयार हो गई है कि श्रीमान कहीं हम आसाराम से दोबारा तो नहीं फंसते। तो साथियों धन्यवाद। मेरा मूल मकसद यही समझाने का था कि जो सरकार के पास सरकारी किसान आयोग की संस्तुतियां किसान के उत्थान के लिए, संवर्धन के लिए बड़ी हैं, जो 1955 से CACP, MSP, APMC जो कानून बने हैं उनमें वास्तव में किसान का कल्याण हो रहा था और वो उसका जीवन स्तर भी सुधरा। ऐसा नहीं इन कानूनों से 100% इम्प्लीमेंट होता हो किसान बहुत अच्छा होता। आप सीधे सीधे वही हाल कह रहे हो कि एक बीमार आदमी, एक भूखा आदमी जो ये मांग रहा है कि हमको भोजन मिल जाता, पेट भर रोटी मिल जाती तो मैं खड़ा हो जाता। आप कह रहे हो कि आप जो है बाबा रामदेव की फलानी दानी के लिए 500 रुपए वाली। तो ये सरकार की नीति है। धन्यवाद। जो भी हमसे गलती हुई हमारे